Welcome to the live online session of ISC English Medium Batch, and we have just started with a new topic, that is Unit 4, Socio and Cultural Movement, Modern India. तो कल तक के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? Yes class. Any problem in the yesterday's lecture? कल बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? आशुतोष, आपका कल का लेक्चर छूटा है, आप अभी आपके पास टेलीग्राम डाउनलोडेड है? वेल एंड गुड। आप बस अपना नंबर मेरे को शेयर करिएगा, हम आपको कल का लेक्चर, आज तो रेडी नहीं है, रात तक या कल सुबह तक भेज देंगे, तो आपका कल का लेक्चर जो छूटा है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सोशियो एंड कल्चरल मूवमेंट शुरू किया था, और अब तक जो लोग नए हैं, जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है, उनको बता दें ये चैप्टर वही है जो आपने 10th में पढ़ रखा है। राम मोहन रॉय, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर एंड आपके आर समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके, इन गोपाल कृष्ण गोखले, ये चैप्टर इन्हीं के बारे में है। ये चैप्टर आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। आपके जो अभी जो मैंने कल का डिक्टेशन रहा, वो उसका मेंस में मान के चलूं कि 70% मेंस है, 30% प्रीलिम्स है कल का लेक्चर। आज का लेक्चर में जब तक एनालिसिस कर रहा हूं, सेम चीज, 70% मेंस है, 30% प्रीलिम्स है। बट जैसे ही मैं आपके रिफॉर्मर्स पे आ जाऊंगा, मतलब एक एक राम मोहन रॉय के बारे में बताना शुरू करूंगा, मान के चलो क्लास 80% प्रीलिम्स है, 20% मेंस है। उत्तराखंड पीसीएस कई बार पूछ लेता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राम मोहन रॉय, तो आपको सीधे सीधे लिखना होगा राम मोहन रॉय का, वो मेंस में पूछ लेता है। पर प्रीलिम्स में वो राम मोहन रॉय के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा। ओके, राम मोहन रॉय आत्मीय सभा कब बनाई, राम मोहन रॉय ने कौन सा स्कूल एस्टेब्लिश किया, कब किया, कौन कौन लोग था, राम मोहन रॉय ने कौन कौन सी किताबें पब्लिश की, कौन कौन सा अखबार निकाला, ये सब चीज आपको दे दूंगा। आपको 10 किताबें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास नोट्स में रिवीजन करने की पड़ेगी। ठीक है, यस, पूरी, हाँ, सारा चीज सब किस किस कौन कौन से राम मोहन रॉय ने किस, जैसे सती प्रथा के खिलाफ मूवमेंट चलाई, ओके, किस गवर्नर जनरल पास किया, वी विल टेक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो क्लास मैं फिर से पूछ रहा हूं, कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर थी? और ध्यान रखना क्लास, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, तो कल हम प्री गुप्ता का सेकंड लेक्चर लेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे मॉडर्न इंडिया होती है, थर्सडे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया होती है, और फ्राइडे सैटरडे उत्तराखंड जीके प्लस सीसैट की क्लास होती है। ओके, तो फ्राइडे सैटरडे उत्तराखंड जीके प्लस सीसैट है, कल आपके एंशिएंट इंडिया की क्लास है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन ऋषभ सर का है। मेरे ख्याल से ऋषभ सर ने कोल्ड वॉर खत्म कर दिया है, और आई थिंक कोल्ड वॉर के बाद वो उन्होंने कौन सा कोई टॉपिक शुरू किया या अभी नहीं शुरू किया? खत्म हुआ है, ओके गुड। ओके, तो चलिए क्लास टॉपिक पे आते हैं। कल हम कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशियो कल्चरल मूवमेंट, मतलब इस रिफॉर्म मूवमेंट की क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, क्या क्या खास बातें थी, क्या इन रिफॉर्म मूवमेंट को क्या क्या चीजें खास बनाती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम पॉइंट में कर रहे थे, जैसे मैंने आशुतोष, मैंने कहा मैं आपको कल का लेक्चर ना, जहां तक है मेरे को 24 आवर्स का वक्त दो, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, देखिए क्लास, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशियो कल्चर मूवमेंट। जो लोग कल नहीं आए थे, मेरे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशियो कल्चरल मूवमेंट या फीचर्स ऑफ द सोशियो कल्चर मूवमेंट। हाँ, नेचर एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर्स वही सेम चीज है, वो मैंने पॉइंट देख के बोला था, ये मैं बट नेचुरल बोल रहा हूं। ओके, लेकिन क्लास नेक्स्ट पॉइंट, the reform movement did not seek the total rejection of the tradition. The reform movement did not seek, SEEK, total rejection of the tradition, rejection of the tradition। जैसे मैंने आपको कल समझाया था, कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट ये नहीं कह रहा था कि अपना ट्रेडिशन भूल जाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? गो बैक टू वेदास। विवेकानंद ने कहा था वेदांत ही असल चीज है। तो सबने अपनी रूट्स को पकड़ा था, ब्लाइंडली इमिटेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन नहीं कहा था कि बिल्कुल जैसे यूरोपियंस हैं या ब्रिटिशर्स हैं वैसे बन जाओ। नो, हाँ बोलिए।
हाँ वेस्टर्न कल्चर, और जो वो ये चाहते थे साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे आशुतोष कि जो हमारे कल्चर में जो इल्स आ गए हैं, गलतियां आ गई हैं, जो खराब चीजें आ गई हैं, कास्टिज्म और जो वुमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस, ओके, वो सारी चीजें दूर हो। तभी तो नाम है रिफॉर्म मूवमेंट। हाँ तो वो एक्चुअली यही मैं आगे काउंट करूंगा कि हाउ रिफॉर्म मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिज्म। सोशियो कल्चर मूवमेंट किस तरीके से राष्ट्रवाद को इन्फ्लुएंस किया, ये हम अचीवमेंट में लिखेंगे कि हाउ रिफॉर्म मूवमेंट इन्फ्लुएंस नेशनलिज्म। तो अभी फिलहाल पढ़ाया नहीं है, बट पढ़ाऊंगा आगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशियो कल्चर मूवमेंट? है कोई नेगेटिव इफेक्ट? ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, नेगेटिव क्या है, क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 25 ऑनलाइन है इस समय। एजुकेशन कैसे नेगेटिव होगा? पहला सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है, सुनना समझना। रिफॉर्म मूवमेंट क्योंकि धर्म से था, तो रिफॉर्म मूवमेंट ने कुछ परसेंटेज ऑर्थोडॉक्सी बढ़ाई है, और ऑर्थोडॉक्सी से कम्युनलिज्म बढ़ा है। जैसे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, आर्य समाज में, चलिए वापस आ गया आप, ओके, आर्य समाज में उन्होंने आर्य समाज किससे आगे जुड़ गया? गोहत्या के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू की। घर वापसी, जो अभी घर वापसी में हुआ, शुद्धि, मतलब घर वापसी नहीं कहा था, शुद्धि कहा था, शुद्धि मूवमेंट क्या था कि जो मुस्लिम्स या जो क्रिश्चियंस हैं वो वापस कन्वर्ट हो सकते हैं हिंदुइज्म में। अब ये भैया कम्युनल एंगल ले लिया, जब मुस्लिम्स को कन्वर्ट कराने शुरू हो गया तो कम्युनल एंगल शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है इसका, कल्चरल मूवमेंट का। ये सब चीजें किताब में थोड़ा कम दे रखी है। दूसरा, ये कल्चरल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ना क्लास बड़े तबके तक ही सीमित थी, मतलब जो हाईली एजुकेटेड थे या जो मिडिल क्लास थे, मतलब जो शहर में रहते थे। गांव में ये रिफॉर्म मूवमेंट उतनी इन्होंने पकड़ नहीं बनाई थी। अनटचेबिलिटी भी आएगा, वी विल टेक, जब हम एमजी रानडे पढ़ेंगे तो वी विल टेक दैट। लिखिए क्लास, इट डिड नॉट सीक द टोटल रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, nor it was for total westernization, nor it was for total westernization, that is blind imitation of western cultural norms, that is blind imitation of western cultural norms, full stop. Rather cultural norms, NORMS, rather the keynote of the movement, rather the keynote of the movement was their modernizing approach, the reformers aimed at modernization, the reformers aimed at modernization. They were modernization with rational approach, Next point. Yes. Yeah. Yes, Ashutosh, what you are saying? Okay, ठीक है, थोड़ा ओके, मैं थोड़ा स्लो बोल दूंगा, ओके।
but slowly and gradually you have to pick up with the speed, because you remember if you if you are definitely आगे आप यूपीएससी या आईएएस का पेपर दोगे, यूपीएससी सिविल सर्विस का, तो मेंस का पेपर क्लास 3 घंटे में 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं। ओके, तो थोड़ी सी राइटिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ओके, आस्था की बढ़ गई राइटिंग स्पीड है। ओके, तो जितने न्यू कमर्स होते हैं उनकी शुरुआत में राइटिंग स्पीड थोड़ी धीरे होती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल पिक अप। ओके, आई विल कीप इन माइंड, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे। ओके, दूसरा क्लास इस पॉइंट का है कि वो इसी की पॉइंट की कोरोलरी है, पहले पॉइंट की कोरोलरी है कि जो सोशियो मूवमेंट थी, सोशियो कल्चर मूवमेंट थी, उन्होंने सोशल सिस्टम के खिलाफ नहीं बोला। मतलब जैसे आपके जो जैसे एमजी रानडे थे, एमजी रानडे कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कास्ट को अबॉलिश कर दो, उन्होंने कहा कास्ट में जो ऑर्थोडॉक्सी है ना उसको फॉलो मत करो, कास्ट रखेंगे पर ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं करेंगे, वो छुआछूत नहीं फॉलो करेंगे, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो करेंगे, कास्ट रखेंगे। मतलब सोशल सिस्टम के बात खिलाफ नहीं कही, सोशल सिस्टम में जो इविल करप्ट कर गए हैं, इविल्स आ गए हैं, उनको हटाओ। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिखिए, these reform movement did not stand opposed, these reform movement did not stand opposed to the social system as a whole, did not stand opposed to the social system as a whole, to the social system as a whole, system as a whole, full stop. They focused upon distortions, they focused upon distortions that had crept in, CREPT, crept in, that had crept in, full stop. These movements were not against the existing social structure, the existing social structure, ये जो लाइन बोल रहा हूं, these movements were not against the existing social structure। अब जो लाइन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए लिखना जरूर अगर मेंस में लिख रहे हो। they did not stand for structural transformation of the society, they did not stand for the structural transformation of the society, structural transformation of the society, rather changes were sought, SOUGST, rather changes were sought within the broad social framework, changes are sought within broad social framework, मतलब हम कोई बहुत ड्रास्टिक बदलाव नहीं करेंगे, हम जो गलतियां आ गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम सब जानते हैं, मोस्टली रिफॉर्म मूवमेंट में कास्ट मूवमेंट के अगेंस्ट बात कही गई थी, मोस्टली रिफॉर्म मूवमेंट में वुमेन्स को ज्यादा पावर देने की बात कही गई थी, या वुमेन्स को इक्वालिटी देने की बात कही गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को हटा करके मैट्रियार्कल सोसाइटी बना देंगे, ये नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि जो वुमेन्स को इक्वालिटी देनी है, वुमेन्स को भी स्कूल में एजुकेशन देना है, वुमेन्स को भी आगे बढ़ाना है, वुमेन्स को भी कॉलेज एजुकेशन में लाना है। हाँ बोलिए सर। हाँ धीरे धीरे प्रॉपर्टी का तो वैसे अब आया है। ओके, वकालत लोग करते थे, राजा राम मोहन रॉय ने वकालत की थी,
कि प्रॉपर्टी की वुमेन्स के बराबर प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, पर तब नहीं मिला था। बट आज जो वुमेन्स को प्रॉपर्टी में मिला है अधिकार, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हिंदू एक्ट से आया है। ओके, जो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें एक तरीके से वुमेन्स को प्रॉपर्टी का अधिकार मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से क्लास ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये रेवोल्यूशनरीज तो थे अपने अपने एरिया में, पर रेडिकल नहीं था। दोनों में अंतर कर पा समझ पा रहे हैं? रेवोल्यूशनरीज थे क्योंकि पहली बार क्रांतिकारी थे, देवर क्रांतिकारीज, रेवोल्यूशनरीज। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे मैंने कल आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बीबीसी का बताया था कि जब पहली विडो रिमैरिज हुई थी कलकत्ता में, यू कैन सर्च इन द गूगल आल्सो, तो पूरा कलकत्ता मतलब पूरा एक पुलिस कैंप बन गया था, पूरा कलकत्ता छावनी बन गया था। इतना मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो ट्रेडिशन है हिंदू ट्रेडिशन, उसके खिलाफ जाकर के कोई हिंदू ही खड़ा हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर खड़े हो जाएंगे। तो ये वो रेवोल्यूशनरीज थे पर रेडिकल्स नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि कल्चर वही रहेगा, कल्चर सेम रहेगा। लिखे क्लास, इसी को लिख लेते हैं। द रिफॉर्मर्स वर exponent, exponent, exponent of revolution. The reformers were exponent of revolution, but elements of radicalism, were absent in the movement. Radicalism was absent in the movement. और अब जो लाइन बोल रहा हूं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। However, the radical movement was opposed and short-lived also. Radical movement was opposed and short-lived, lived, lived also. मतलब जो रेडिकल मूवमेंट थी उसे अपोज किया गया और उसका जो पहुंच थी, उसका जो दायरा था वो बहुत छोटा था और बहुत जल्दी खत्म हो गई। कोई मेरे को ऐसी रेडिकल मूवमेंट बता सकता है एग्जांपल में? कैंटूरा साहब, अब तो पीसीएस देने वाले हो गए भाई। आपने मेरे को फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, सेकंड ईयर में ज्वाइन किया था? सेकंड ईयर में। हाँ, तो 2 साल भर दिया ना फॉर्म पीसीएस का? कल तो मेरे से कह रहे थे फॉर्म भर रहे हो। नहीं, तो उत्तराखंड 21 कंप्लीट मांगता है। ओके, चलो, या बताना नहीं चाहते। ओके, एनीवेज, चलो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में और ज्यादा आशा होगी, तब तो आप प्राइम कंटेंडर होगे एग्जाम निकालने के। ओके, तो हाँ बताइए कैंटूरा साहब, कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो मेरे को? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 29 ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई ऐसा रेडिकल मूवमेंट जो शॉर्ट लिव्ड हो, कोई बहुत ज्यादा। लिखे क्लास, एग्जाम्पल इज यंग बंगाल मूवमेंट। Who started Young Bengal movement? Sir, Henry Vivian Derozier. Very good, Henry Vivian Derozier. Example is Young Bengal movement. अभी पढ़ाएंगे, एक बार राम मोहन रॉय पे आने दीजिए, फिर पढ़ाते हैं। ये हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इनको किस, यस वेरी गुड हर्षिता, इन्हें किस रूप में याद किया जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को? सर, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया, हेनरी विवियन डेरोजियो। आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इन्हें फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट के रूप में किया जाता है। इनके फादर पोर्चुगीज थे, मदर इंडियन थी, तो ही वाज आल्सो कंसीडर्ड एज फर्स्ट एंग्लो इंडियन। कहा ये जाता कि फर्स्ट मतलब प्रोमिनेंट एंग्लो इंडियन। ओके, तो इन्होंने जो यंग बंगाल मूवमेंट शुरू की ना, इन्होंने लिटरली गाइस हिंदुइज्म पे अटैक किया। इन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म को एक तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कहा, पर इन्होंने जो हिंदू धर्म, इनके जो फॉलोअर्स थे ना, वो एक तरीके से थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हो गए या
हाईली क्रिटिक्स हो गए हिंदू रिलीजन के बारे में। तो डेफिनेटली आप मेजॉरिटी जिस देश में रहते हैं और आप उसी रिलीजन को अटैक कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनको कैलकाटा कॉलेज से निकाल दिया गया। ये टीचर थे वहां पे। हाँ, नहीं उसके खिलाफ भी थे, पर साथ ही साथ ना जो हिंदू में जो अपर कास्ट में जो एक तरीके से जो इविल्स थे उनके भी क्रिटिक्स थे। ये सब पॉजिटिव चीज थी, बट इनके जो फॉलोअर्स थे ना वो एक्सेसिव हिंदू क्रिटिक्स हो गए, एक्सेसिव हिंदू क्रिटिक्स हो गए। तो इसलिए उस, और क्योंकि उस समय जो कॉलेज जो चल रही थी, कॉलेजेस की जो एजुकेशन चल रही थी, क्लास मोस्टली डोनेशन पे चलती थी। जो बड़े बड़े अमीर होते थे वो डोनेशन पे देते थे। उन्होंने इनको कॉलेज से निकलवा दिया था। ये कॉलेज के टीचर थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, तो यंग बंगाल मूवमेंट वाज द एग्जांपल। तो ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं रही, छोटी सी मूवमेंट थी और जल्दी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? एक्सेसिव क्रिटिक्स थे। रेडिकल नहीं, रेडिकलिज्म नहीं चलेगा। समझ में आया क्लास? ओके, अब जैसे अगर आपको मैं दूसरे एंगल से समझाऊं, आपको समझाने के लिए आसान चीजों में, हमारे नेशनल मूवमेंट में भी रेवोल्यूशनरी जो उस दिन एक डिस्कस कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी के लिए सब प्रेज करते हैं, पर क्रांतिकारी पे कदम पे चलना बड़ा मुश्किल है। क्रांतिकारी में बस दो ही चीज हैं, या तो गोली या फांसी, और दूसरा आपके मॉडरेट्स को कोई ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता था, क्योंकि वो बस पिटीशन और रिक्वेस्ट की बात करते थे। तो सबसे बेस्ट पाथ किसका रहा? या तो एक्सट्रीमिस्ट का या गांधी जी का, जो कभी मॉडरेट हो जाते थे और कभी एक्सट्रीमिस्ट हो जाते थे। तो वही चीज, तो मतलब एक तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट में भी हम ये देखते हैं कि जो एक्सेसिव क्रिटिक्स थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया। समझ में आ गया क्लास? नेक्स्ट पॉइंट। one significant element of these movement was significant element of these movement was their indifference was their indifference to the idea of extraworldliness 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 idea of extraworldliness. I'm explaining this thing. देखिए, extraworldliness, the idea of God, soul, SOUL लिखिएगा, SOLE मत लिख दीजिएगा। The idea of God, soul, spirituality, God, soul, spirituality was used as the vehicle for the comprehension of the material conditions, of human existence, of the material conditions of the human existence. So sir, they were more concerned with plight of human beings. They were more concerned with plight of human beings and its amelioration amelioration
through religious sanction, amelioration through religious sanction, भी समझा रहा हूं इस पॉइंट को। For example, Ram Mohan Roy relied on Upanishad. Ram Mohan Roy relied on Upanishad. Dayanand Saraswati, Ram Mohan Roy relied on Upanishad. Dayanand Saraswati relied on Ved. Vivekanand emphasized on Vedant. Vivekanand emphasized on Vedant. अब आप इन पॉइंट्स को खुद ही देखो गाइस, ये पॉइंट्स एनालिसिस है, ये पॉइंट्स आपके इन जनरल जो किताब जो भी आपके हाथ में हो, स्पेक्ट्रम से लेकर कोई भी किताब हो, उनमें इतने डीप पॉइंट्स की एनालिसिस एब्सेंट है। वेदांत, फुल स्टॉप, एक और लाइन लिख लो। बट वन थिंग व्हाट अपीयर्स कॉन्स्पिक्यूअस, विशेष, कॉन्स्पिक्यूअस, बट वन थिंग what appears conspicuous and of general importance is the secular perspective, of the religion. Secular perspective of the religion. Secular perspective of the religion. आपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्ल्डलीनेस से प्रभावित थी और इनकी आवश्यकता भी थी, इनकी जरूरी भी थी। राजा राम मोहन रॉय अगर सिर्फ कहते कि सती को हम विरोध करते हैं तो उनपे कोई बात नहीं करता। राम मोहन रॉय ने कहा कि ना वेदों में कहा गया है ना उपनिषद में कहा गया है कि सती होनी चाहिए। जब हिंदू धर्म वेद और उपनिषद के ऊपर बेस है तो जब उनमें नहीं सती का वर्णन है तो आप किस तरीके से सती का करा रहे हो। इसी तरीके से आपके जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने कहा कि अगर आज का जो हिंदू धर्म है तो वो अगर फॉलो करे तो वेद फॉलो करे, पुराण उराण ना फॉलो करे। आपको याद हो, मेरे से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अभी, आपको मैंने वो याद भी है कि जब मैं आपको वैदिक कल्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, पुराण वर द करप्ट। ओके, तो मेरे से एक दो स्टूडेंट ने कहा था सर आपने पुराण को करप्ट क्यों कहा। पुराण करप्ट इसलिए थे गाइस क्योंकि पुराण में सब सारे ढकोसले, सारे सुपरस्टिशन और सब चीजें पुराण में ही भर रखी थी, पुराणों में। हाँ, पर वेद जो थे वो इन सबसे ऊपर उठ गए थे। दैट्स व्हाई दयानंद सरस्वती ने कहा था गो बैक टू वेदास, नॉट फॉलो पुराण। पुराण में मत फॉलो करो, गो बैक टू वेदास। तो अब समझो क्लास, ये जो नेता थे या जो रिफॉर्मर थे, अगर ये रिफॉर्मर बगैर किसी रिलीजियस बेस के अपनी बातें कहते तो शायद ही कोई इनकी बातों को मानता। समझ में? अगर ये नेता अगर बगैर कोई रिलीजियस बेस के बातें कहते तो शायद ही कोई इनकी बातों को मानता। इनको अपनी बात कहने के लिए पहले प्रूफ करना पड़ा कि इनकी बात में दम क्या है। तो इनकी बात में दम कहां से आया? इंडियन टेक्स्ट से। वो टेक्स्ट कौन से थे? उपनिषद थे, वेद थे, वेदांत थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या कहा? इक्वालिटी। कि वेदों में एक तरीके से डिस्क्रिपेंसी नहीं की गई थी। वेदों में वी ऑल नो कि वेद में आपके ऑक्युपेशन के बेस पे कास्ट थी, ना कि बर्थ के बेस पे कास्ट थी। तो इन सारे रिफॉर्मर्स को कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए एक्स्ट्रा वर्ल्डलीनेस की जरूरत पड़ी। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, मतलब अगर आप इन जनरल पढ़ो, मतलब इन जनरल अगर ऊपर से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा वर्ल्डलीनेस क्या बात है। एक्स्ट्रा वर्ल्डलीनेस की बात क्या है? इन्होंने कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों का सहारा लिया, पर मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था एमिलियोरेशन ऑफ द पॉवर्टी, प्लाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाना।
किसकी मदद से? रिलीजियस टेक्स्ट की मदद से। समझ में आ गया ना गाइस? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। An important aspect of reform movement. Next point. An important aspect of reform movement was there aspect of reform movement was their close connection with the political movement. Was there close connection with the political movement? Close connection with the political movement. Full stop. They sought, S-O-U-G-H-T, political movement. They sought to influence political administration and legislation. They sought to influence political administration and legislation. Administration and legislation. Administration. And legislation. And legislation. First stop. The socio-cultural policy of colonial rulers, British. The socio-cultural policy of colonial rulers was greatly shaped and affected by pioneering efforts of reformers. Pioneering efforts of reformers. Full stop. Next point. The idea of, next point लिखेगा, the idea of human progress was inherent in these movement. Was inherent, अंतर्निहित थी, इसके अंदर थी, inherent, I-N-H-E-R-E-N-T, inherent in these movement. These movements strove to evolve. These movement strove, S-T-R-O-V-E, to evolve, strove to evolve a spirit of sacrifice, for the general goods of the people, a spirit of sacrifice for the general goods of the people, and the society as a whole. General goods of the people and the society as a whole. They aimed at attainment of social salvation. They aimed at attainment of social salvation and social happiness. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कल को समझा चुका था, सारे जितने मूवमेंट थे, सबका मूवमेंट एक बात पे तय करा था कि एक चीज सोसाइटी को आगे बढ़ाएगी, वो है एजुकेशन। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम आपकी मूवमेंट हो, सैयद अहमद खान की, या आपके राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्मो समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो। ओके, जैसे आर्य समाज ने 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम को कहा,
गुरुकुल और डीएवी। गुरुकुल कांगड़ी आर्य समाज का ही एक ऑफ शूट है, डीएवी भी आर्य समाज का ही एक ऑफ शूट है। डीएवी वालों ने साइंटिफिक इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस किया, गुरुकुल कांगड़ी के इंस्टीट्यूशन ने जो इंडिया की जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसको एम्फेसिस किया। तो चाहे कोई सा भी रिफॉर्म मूवमेंट हो, सारे रिफॉर्म मूवमेंट का एक उद्देश्य था, एजुकेटिंग द मासेस। हाँ जी बोलिए अशोक। संस्कृत एक तरीके से संस्कृत जो थे, जो जैसे मोर ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट थे या मोर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल गुरुकुल कांगड़ी, वो इन जनरल वो गुरुकुल पद्धति से करते थे, तो गुरुकुल पद्धति में डेफिनेटली थोड़ा एम्फेसिस संस्कृत के ऊपर ज्यादा आता था। ओके, ये क्लास नेक्स्ट लाइन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द मासेस, promotion of education among the masses, promotion of education among the masses was a core element of all reform movement, was the core element of all reform movement, of all reform movement, full stop. To the reformers, ignorance was a curse. अज्ञानता अभिशाप है, ignorance was a curse, and education stood for progress, and education stood for progress. So thus educational reforms received primacy. Thus educational reforms received primacy, primacy, primacy in their program, and they made sincere efforts, to raise the literacy level of the people, अब एजुकेशनल रिफॉर्म्स तीन तरीके के हो गए। एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स थे तीन चीजों पर इन्फ्लुएंस हुए। वो कौन कौन से थे? पहला एस्पेक्ट था, या ऐसे ले लेते हैं, तो पहला एस्पेक्ट था वो था आपके एम्फेसिस ऑन मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन। दूसरा एस्पेक्ट था एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन, जो आशुतोष आपने पूछा था, संस्कृत। और तीसरा एस्पेक्ट था एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन। यही क्लास, यही और कुछ नहीं, यही एनालिसिस होती है मेंस में, बस यही एनालिसिस होती है। एजुकेशनल रिफॉर्म पे जोर था, पर वो भी रिफॉर्म तीन एस्पेक्ट में देखा गया, एम्फेसिस ऑन मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन एंड एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन। अब जो वर्नाकुलर एजुकेशन में थे, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया गुरुकुल कांगड़ी, डीएवी मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन पे थे, ओके, एंड एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन आपके जैसे आप ब्रह्मो समाज था, आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए एम्फेसाइज किया। विवेकानंद, हाँ जी बोलिए सर। हाँ तो डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली क्या था, उनको उनके राइट्स ही नहीं दिए गए थे, राइट्स ही नहीं बताए गए थे। तो दीज रिफॉर्मर्स वर द चैंपियन ऑफ द वुमेन राइट्स। एक के बाद एक पढ़ेंगे, ओके, लिखिए क्लास नेक्स्ट लाइन, ये लाइन लिख लीजिए।
3 significant aspect of the educational reforms of the education program, not reforms. 3 significant aspect of their education program were: number 1, emphasis on modern scientific education. Number 1, emphasis on modern scientific education. Number 2, emphasis on vernacular education. Number 3, emphasis on educational avenues for the women. Emphasis on educational avenues, AVENUES, avenues for the women. Avenues for the women. और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक खत्म है और वी आर स्टार्टिंग विद द लीडर्स, रिफॉर्मर्स. इस रिफॉर्म मूवमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस कौन था? इन रिफॉर्म मूवमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था गाइस मिडिल क्लास. मिडिल क्लास. अब ये मिडिल क्लास कौन था? ये मिडिल क्लास वो क्लास था जो कि गांव से शहर आया था, जिसने मॉडर्न एजुकेशन रिसीव की थी, जो या तो ब्रिटिश सरकार में नौकरी कर रहा था, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी हो, चाहे वो कोई या वकालत कर रहा था, कोर्ट में वकील था, या वो किसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में किसी पद पे था, या उसकी खुद की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, तो उसे मिडिल क्लास कहा गया. मिडिल क्लास जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है. मिडिल क्लास जैसे आपको पढ़ाऊंगा, ये नेशनलिज्म में पढ़ने के समझने की जरूरत है कि क्लासेस आर क्यों इंपॉर्टेंट है. ये जो हम कहते हैं ना द क्लास, इन जनरल हम सोसाइटी को 3 में डिवाइड करते हैं: लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास. ओके. अब नेशनलिज्म में देखा जाएगा कि कांग्रेस को जो मैक्सिमम सपोर्ट करता था वो आपके लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास सपोर्ट करता था. ये नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे. अब आज जैसे जो आज पाकिस्तान बना, जो 1947 में पाकिस्तान बना, तो उस समय जो इंडिया का जो ओवरऑल मिल्यू था, इंडिया की जो सोसाइटी थी, जब एक तरीके से पाकिस्तान की मूवमेंट आगे बढ़ी, तो एक इंडियन सोसाइटी की एक कॉन्स्पिक्यूअस एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि क्लास मुस्लिम्स में मिडिल क्लास वाज एब्सेंट एट दैट टाइम. मैं आज नहीं कह रहा हूं, आज भी अगर देखा जाए हिंदूज के कंपैरिजन में मुस्लिम्स का मिडिल क्लास थोड़ा कमजोर है. और मिडिल क्लास एक ऐसी चीज है, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, मिडिल क्लास एक ऐसी चीज है गाइस जो सबसे रैशनल होता है. रैशनल क्यों होता है क्लास? हम और आप मोस्टली मिडिल क्लास के लोग हैं. अब हो सकता है आप हाई मिडिल क्लास के हो, या मैं मिडिल क्लास का हूं, या एक लोअर मिडिल क्लास को भी लोगों ने 3 में विभाग में कर दिया, पर मिडिल क्लास एक होता है. मिडिल क्लास का वो पर्सन होते हैं जो अपने जो रिजिड नहीं होते और जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते. उन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब होता है और घर परिवार से मतलब होता है. वो ज्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस झंझटों में नहीं पड़ते. उनका ये मतलब होता, क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज उन्हें मालूम है कि अगर झंझट में पढ़ेंगे तो उनकी रोजी रोटी पे खतरा हो जाएगा, और रोजी रोटी पे खतरा हो जाएगा तो परिवार पे खतरा हो जाएगा. उनके लिए परिवार प्राथमिकता होती है. वो ये चाहते कि जैसे उन्होंने एजुकेशन ली है, उनके यंग वंस भी एजुकेशन लें, वो भी एक सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन बनाए. मिडिल क्लास. अपर क्लास, उसके पास इतना पैसा होता है, वो से सिर्फ एक ही चीज मालूम होनी होती है, राइट्स. मेरे राइट्स क्या हैं और मेरे को कहां कहां आराम मिलेगा. लोअर क्लास, उसके पास समझ कुछ नहीं होती है, एजुकेशन ली नहीं होती है, गरीबी में रहता है, होने को कुछ नहीं होता है, तो उसे जैसा सिखाया जाता है वैसा वो सीख जाता है. क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होती है तो तर्क करने की शक्ति नहीं होती. मिडिल क्लास के पास तर्क करने की शक्ति होती है क्योंकि उसके पास एजुकेशन होती है. हायर कास्ट के पास एजुकेशन भी होती है, पर सबसे बड़ी चीज होती है उसके पास उसका रुतबा और उसका पास पैसा होता है, इसलिए वो हमेशा राइट्स के लिए जाता है. तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान लड़के लेंगे पाकिस्तान, और पॉपुलर बनाने के लिए उन्होंने नारा दिया भारत में 1937-38 में, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री बन गई थी, इस्लाम इन डेंजर भारत में.
कांग्रेस की जब मिनिस्ट्री थी। तो इस्लाम इन डेंजर जब नारा दिया, मतलब अब देखो अंतर देखना, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा और आपके मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा। दोनों ने मुस्लिम सीट से कांग्रेस के भी कैंडिडेट खड़े हुए और मुस्लिम लीग के भी कैंडिडेट्स खड़े हुए। कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने आराम से मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को हरा दिया। मतलब 1937 के इलेक्शन में जिन्ना के सामने, मोहम्मद अली जिन्ना के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब क्या करें, वापस लंदन जाएं, बैरिस्ट्री करें, ही वाज अ वेरी गुड बैरिस्टर, जिन्ना बहुत गजब के वकील थे, ओके, तो वापस बैरिस्ट्री करें या यहां पे क्या करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी उनको मतलब कोई कोऑपरेशन का साइन नहीं दिया था। आपको पता 1937 के इलेक्शन में जिन्ना ने रिजल्ट के बाद, क्योंकि हार चुके थे जिन्ना, तो जिन्ना ने रिजल्ट के बाद कांग्रेस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर कांग्रेस ने तब एक तरीके से अपनी अकड़ दिखा दी थी। ये कांग्रेस का बहुत खराब वो था, मूवमेंट था, मूव था, बिकॉज जिसने पार्टीशन को हवा दे दी थी। अगर कांग्रेस उस समय जिन्ना को अपने साथ मिला लेती किसी भी तरीके से, तो शायद जिन्ना सेपरेटिस्ट के बन जाता। तो जब कांग्रेस ने बिल्कुल जिन्ना को किनारे कर दिया, अब जिन्ना के सामने यक्ष प्रश्न था, जिन्ना के सामने मेन क्वेश्चन था हाउ टू सर्वाइव द थिंग्स, किस तरीके से अपनी चीज बचाएं, क्योंकि उससे पहले जिन्ना ने कम्युनिज्म का सहारा नहीं किया था। समझो क्लास, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, 1937 में इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन होते, उससे पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी 1932-33 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक मुस्लिम व्यक्ति था, आपके इंग्लैंड में पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली का आइडिया लेके आया था पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का तान। पाकिस्तान, क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में कि पाकिस्तान का टर्म किसने कॉइन किया है, चौधरी रहमत अली ने कॉइन किया पाकिस्तान का टर्म। जो पाकिस्तान का नाम है किसने कॉइन किया, चौधरी रहमत अली ने। तो चौधरी रहमत अली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के पास इसका कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं पाकिस्तान का। तो सर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये आइडिया ही रिजेक्ट कर दिया कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, भारत का बंटवारा किस तरीके से, भारत का बंटवारा नहीं हो सकता। और वही जिन्ना ने 5 साल बाद अलग रास्ते पर चले और 1940 में टू नेशन थ्योरी, लाहौर रेजोल्यूशन, टू नेशन थ्योरी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। क्यों कर दिया एकदम से? अब वो तो फिलहाल कांग्रेस से अलगाव था, कांग्रेस से बिल्कुल अलग, सेपरेट, डाइवोर्स हो गया था। अब किस तरीके से मूवमेंट को बढ़ाया जाए, किस तरीके से मूवमेंट को बढ़ाया जाए, एक नारा दिया, इस्लाम इन डेंजर। अब इस्लाम इन डेंजर, अब क्योंकि उस समय मुस्लिम सोसाइटी में मिडिल क्लास ना के बराबर था, बहुत कमजोर था, मिडिल क्लास बहुत कमजोर था। मुस्लिम सोसाइटी में 2 ही क्लास थे, या तो हायर क्लास था जो नवाब, तालुकेदार और जो पुराने मतलब जो नोबल्स थे, या वो लोअर क्लास था। अब जिन्ना ने हायर क्लास को डर दिखाया कि बेटा अगर कांग्रेस ब्रिटिश जाते हैं और यहां पे सरकार बनती है तो हिंदुओं की मेजॉरिटी होगी, तो तुम्हारी जमीन जायदाद पे बढ़ जाए, खतरा हो जाएगा। तो हायर क्लास जिन्ना के फेवर में आ गया, हाँ हायर क्लास जिन्ना के फेवर में आ गया, लोअर क्लास को समझाने की जरूरत ही नहीं थी, वो मान गया इस्लाम इन डेंजर। 1945 में फिर चुनाव होते हैं, 45-46 में फिर चुनाव होते हैं और 90% मुस्लिम सीट्स पे कौन जीतती है, मुस्लिम लीग जीतती है। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ओके। क्योंकि मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा, the social base of these movements was constituted by the newly emerged educated middle class, This section of the society got the exposure. This section of the society got the exposure to the fresh ideas from the West
टू द फ्रेश आइडियाज फ्रॉम द वेस्ट, कहीं छूट जाए तो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा, टू द फ्रेश आइडियाज फ्रॉम द वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम and develop a critical consciousness, develop a critical consciousness, and hence appreciated the reformist zeal and activity. Reformist zeal, ZEAL, and activity. Zeal and activity. Full stop. Clear है guys? Heading डालिए क्लास, रिफॉर्मर्स, और पहली हेडिंग डालिए क्लास, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय, यस सर बोलिए। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो उधर गए, यहां से उधर गए, जो मुस्लिम्स यहां से उधर गए, उन्हें मुहाजिर कहा गया, मुहाजिर कहा गया। बिकॉज एक्चुअली क्या था, देखो अगर अब मैं देखो, मैंने भी बुक्स पढ़ी, मैं उस समय था तो नहीं, 1947 में था नहीं, मैंने जो नॉलेज इकट्ठा की वो बुक्स पढ़ के ही की। तो आप बुक्स पढ़ोगे तो जो वहां से जो हिंदूज यहां माइग्रेट हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज वहां रह गई। तो एक ये भी रीजन था कि वहां के जो मुस्लिम्स थे, वो वहां के जो पीपल थे, मैं उसमें रिलीजन नहीं लाना चाहता, वहां के जो पीपल थे, दे वर मोर कीन कि ये हिंदूज यहां से जाएं ताकि वी कैन कैप्चर द प्रॉपर्टी ओवर देयर। फिर जब यहां से मुस्लिम्स उधर जा गए थे, पाकिस्तान गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए हैं, तो जो हिंदूज ने यहाँ अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें कुछ हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वो उधर जो पठान या जो पंजाबी मुस्लिम्स थे, पाकिस्तान में आज भी मोस्टली पंजाबी और पठान मुस्लिम्स हैं, उन्होंने शेयर करने से मना कर दिया। और इवन देन उनको ये कहा कि दीज आर नॉट ट्रू मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स को ट्रू मुस्लिम्स के दर्जा नहीं दिया पाकिस्तानियों ने, और उन्होंने कहा दीज आर मुहाजिर्स। मुहाजिर्स है, मुहाजिर समझते हैं, मुहाजिर मतलब माइग्रेट करना, मुहाजिर्स। तो वहां पे अब, और आज को बता दूं क्लास, आज भी पाकिस्तान में मिडिल क्लास इज नॉट दैट स्ट्रांग। जैसे इंडिया में आज मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग है, ये जितनी मार्केट चल रही है मिडिल क्लास की वजह से चल रही है। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग है, पर पाकिस्तान में आज भी क्या है ना, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। वहां पर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान की। कभी गूगल में सर्च कर लीजिएगा लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, यू विल नोट दे आर सुपर रिच, क्योंकि वहां पे लैंड रिफॉर्म्स किया ही नहीं गए हैं। और भारत में क्या किए गए हैं, लैंड रिफॉर्म्स। याद करो, अभी मैंने जुडिशियल रिव्यू में पढ़ाया ना था, पहला केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब 9 शेड्यूल कहा गया था कि क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो क्लास, भाई पाकिस्तान भी तो भारत का ही पार्ट था, 90% के पास लैंड था ही नहीं भारत में, 10% के पास भारत का 90% या 85% लैंड था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिनके पास लैंड है उनसे हम लैंड ले करके लैंडलेस को देंगे। तो इससे क्या हुआ, रिफॉर्म शुरू हुआ, लैंड रिफॉर्म्स शुरू हुआ, तो उससे क्या आया, मिडिल क्लास आया। और मिडिल क्लास ही गाइस सबसे प्रोग्रेसिव क्लास मिडिल क्लास होता है। वो अलग रीजन है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, समटाइम्स यू कैन कैच मी इन द ऑफिस, आई विल लेट यू नो। ओके, लिखिए क्लास, क्लास लीडर्स या रिफॉर्मर्स। ओके, पहली हेडिंग डालिए, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, राम मोहन रॉय का 1772 to 1833,
72 to 1833. टू 1833 देखिए, राम मोहन रॉय is considered as the first modern man of India. अंडरलाइन कर देना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. is considered as the first modern man of India. He is also known as father of Indian and Bengal Renaissance. इंडियन एंड बंगाल रेनेसां मतलब पुनर्जागरण. इंडियन एंड बंगाल रेनेसां मतलब होता पुनर्जागरण, नींद से जगना. ओके, सो के उठना, पुनर्जागरण, रेनेसां. He was born on 22nd May 1772. 22nd May 1772 in राधानगर, बंगाल. ध्यान रखना क्लास, यहां से सब प्रीलिम्स है, सबका सब कुछ प्रीलिम्स है यहां से. 1772 राधानगर, बंगाल प्रेसिडेंसी. He was pioneer of social religious. Political reform movement in modern India. Social religious and political reform movement in modern India. His forefathers were in the service of Nawabs of Bengal. His forefathers were in the service of Nawabs of Bengal. He got early education in Patna and Varanasi. He got early education in Patna and Varanasi. तो स्टॉप. हम आज सिविल सर्विस की तैयारी से दुख हो जाते हैं, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है. इनकी क्लास, इनके ये आप पढ़िए, इनकी नॉलेज और इनके स्टडी, इन पढ़िए कि इन्होंने कितना पढ़ा था. लिखिए क्लास. He became profound learner and scholar of Arabic, Persian, Sanskrit, English, Arabic, Persian, Sanskrit, English, French, Latin, Greek, Hebrew, Hebrew. तो राहुल जी, हिब्रू कहाँ, किस देश में बोली जाती है? वेरी गुड, एक्सलेंट, इजराइल. वेरी गुड. Hebrew, Hebrew. In order to study various religious scriptures, in their original. So stop. मतलब इनका ये था कि वह सारे धर्म पढ़ने हैं, ये देखना है कि धर्म में क्या कहा गया है. तो एट लास्ट ये निष्कर्ष में पकड़े, सारे धर्म में एक ही बात कही गई कि ट्रुथ है और ये चीज गलत काम मत करो एंड ऑल दोस. तो धर्म में तो सारी एक ही चीज गई. मैंने खुद, मतलब आप भी अपने, मेरी बात पे मत विश्वास करो, पर अगर आप भी पढ़ोगे तो आप ये कहोगे धर्म में तो बात एक ही कही गई है. हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान से डरो, इस्लाम में कहा जाता है अल्लाह से डरो.
क्रिश्चियनिटी में क्या जीसस क्राइस्ट इज वॉचिंग ऑन यू? तो मतलब कहा तो एक ही बात कही गई है ना, ये थोड़ा ना कहा गया कि अलग अलग। तो इन ऑर्डर टू स्टडी डिफरेंट स्क्रिप्चर्स ही यूज्ड टू स्टडी द लैंग्वेज, क्योंकि बगैर उसके लैंग्वेज के आप नहीं पढ़ सकते थे। ओके, लिखे क्लास। अब यहां से प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, ये यहां फैक्ट्स दे रहा हूं कुछ आपको। एट द एज ऑफ 20 years, at the age of 20 years, he came in touch with William Carey. He came in touch with William Carey. अब ये कुछ फैक्ट्स है एग्जाम के लिए। William Carey, a English missionary who wished to translate Bible, missionary, Christian missionary, who wished to translate Bible into Indian languages, and then propagate the Christianity in India, Indian languages, and then propagate Christianity in India. Ram Mohan Roy became close friend with William Carey. Ram Mohan Roy became close friend with William Carey and with Harihar Nand Vidya Bagish. नंद विद्या बगीश। ये आपने वीडियो का पेपर दिया था ना, वीडियो का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने नेट पे बड़ी बहस देखी थी नेट पे, उसमें एक क्वेश्चन आया था वीडियो के पेपर में। देखा क्लास, वीडियो में कई बार कितना डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि जब राम मोहन रॉय लंदन चले गए थे तो ब्रह्मो समाज का केयरटेकर कौन था? सर देवेंद्रनाथ। He was Hariharan Vidya Bagish. Answer is not Devendranath. Devendranath was associated with the this thing Brahmo Samaj, but caretaker समझते ना, जो डिसीजन ले सकता था, he was Hariharan Vidya Bagish. वीडियो में आंसर उसमें ये भी था, विद्या बागी। तो बहस, मैं नेट पे बहस देख रहा था, मैं भले उस बहस में शामिल नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि मैं बड़े ये आश्चर्य लगा कितना डीप क्वेश्चन, मतलब कहां से फैक्ट उठा लेते हैं, क्योंकि ये हर किताब में दे भी नहीं रखा है विद्या बगीश। अब क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं तो इसलिए जानता था, बट जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप डेफिनेटली एक नॉर्मल पर्सन के लिए जानना ही। अब जैसे आंसर आया ना, जैसे ऑनलाइन देवेंद्रनाथ टैगोर, मैक्सिमम लोगों ने और वो लोग लगे पड़े हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर वाज डेफिनेटली वो ब्रह्मो समाज के, मतलब एक तरीके से उनको वो लीडर थे, बट ही वाज नॉट अ केयरटेकर। there is a difference between leader and the caretaker. पर जिसके हाथ में जिम्मेदारी सौंप के गए थे, he was हरिहरन विद्या बगीश। विद्या बगीश आपके उनके पीछे, जब राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले गए थे, विद्या बगीशी ने संभाली थी आपके इसकी ब्रह्मो समाज की सारे क्रियाकलाप। ओके, लिखे क्लास। अनदर पर्सन हरिहर नंद विद्या बगीश, who was a tantric, he Ram Mohan Roy, who was a tantric, Ram Mohan Roy, William Carey, and Vidya Bagish published a work on tantrism known as महानिर्वाण तंत्र। ये सब प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। A work on tantrism known as महानिर्वाण तंत्र। in 1897 महानिर्वाण तंत्र 1897
महानिर्वाण तंत्र, NIRVAN, निर्वाण तंत्र. This work tried to portray the one God. This work tried to portray the one God. 1897, 1897, 1897. Oh, sorry, I'm sorry, 1790. It is 1817. 1817. Sorry, 1817. 1817. लिखिए क्लास. This work portray the one God of ancient religious text. One God of ancient religious text. The one God of ancient religious text. And try to equate Brahma and Jesus. Try to equate Brahma and Jesus. Equate Brahma and Jesus. Full stop. लिखिए. Ram Mohan Roy later on joined East India Company. Ram Mohan Roy later joined East India Company. In 1803, and worked there as Munshi. Of Registrar of Appellate Court. Munshi of Registrar of Appellate Court. Registrar of Appellate Court. In court at Murshidabad. In 1814, he left company. In 1814, he left company on some minor corruption charges. Which never proved. On some minor corruption charges which never proved. In 1803, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. In 1803, he published a Persian treatise. देखना आप, इससे क्वेश्चंस बने हैं. ट्रीटाइज तोहफत उल मुवाहिद्दीन. पर्शियन ट्रीटाइज तोहफत उल मुवाहिद्दीन और अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट. और इसे इंग्लिश में था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट. Gift to monotheist. Gift to monotheist, wherein he explains his concept of monotheism. मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद. मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद. You are not audible.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay. So now you are audible. Now voice is audible or not? Yes, sir. You are audible. Okay, there is a problem with the battery. Okay, no issues. लिखिए class. In 1815, he established. In 1815, he established Atmiya Sabha. He established Atmiya Sabha. ATMIYA. सर यू ऑडिबल। In 1830, he had gone to England as an envoy of Mughal Emperor Akbar II, who gave him the title of Raja. कौन से किंग के सामने? Gave him the title of Raja to the court of King William IV. To the court of King William IV. ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। राहुल जी, आपसे क्वेश्चन, जब भारत आजाद हुआ था, who was the British monarch? सिंपल सा क्वेश्चन है। विलियम वन? नो नो नो। जब भारत आजाद हुआ था, who was the British monarch? Online students, when India got independence, who was the British monarch at that time? George VI, King George VI. ओके, किंग जॉर्ज सिक्स, ध्यान रखना। 47 में आजादी मिली तो 6-7 इस तरीके से याद रखोगे तो ही याद रह पाएगा। ओके, है? हाँ, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड तो किंग जॉर्ज सिक्स थे। ओके, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज 5th और 6th में होता है। जॉर्ज 5th, जॉर्ज 6th दिया रहता, और एडवर्ड 4th और एडवर्ड 5th दिया रहता। ऑप्शन में यही मोस्टली है, एडवर्ड 4th, एडवर्ड 5th, जॉर्ज 5th, जॉर्ज 6th। तो किंग जॉर्ज 6th वाज द। ओके, और ये किसके सामने रिक्वेस्ट करने लेके गए थे? विलियम 4। विलियम 4, he was expected to represent British sovereign. He was expected to represent British sovereign SOVEREIGN, sovereign, the inadequacy of pension granted to Mughal emperor, inadequacy of pension granted to Mughal emperor, full stop। लिखिए, he stayed there for 3 years. He stayed there for 3 years and was well received in various circles in England. And was well received in various circles in England. However, in 1833, he died because of meningitis। ये भी ध्यान रखना, he died because of meningitis। तो श्रेया से क्वेश्चन पूछते हैं, ये कौन से ऑर्गन की बीमारी है?
इंजीनियर साहब, बायो का क्वेश्चन। लंग्स, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की। एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड में जो मेनिंजेस, ब्रेन, हमारे जो ब्रेन होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे मेनिंजेस कहते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मेनिंजाइटिस। ध्यान रखना क्लास, जैसे ही सब्जेक्ट पॉलिटी खत्म होता है या ये खत्म होता है, वैसे हिस्ट्री नहीं पॉलिटी पहले खत्म होगा, आई विल स्टार्ट विद जनरल साइंस। तो डोंट थिंक कि मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ। ध्यान रखना यूपीएससी में तीनों साइंस में जनरल साइंस, लाइफ साइंस ज्यादा पूछी जाती है। तो ये मत सोचना कि आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, आप सिविल सर्वेंट ही रहेंगे, जर्नलिस्ट रहेंगे। बट यू नो क्लास, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, हेल्थ सेक्टर इज प्रोमिनेंट। कल को आप डीएम बनोगे तो आपके जिले में, अब कोरोना के बाद यू ऑल नो कि कोरोना के बाद हेल्थ सेक्टर कितना प्रोमिनेंट है, तो आपको लाइफ साइंस बहुत जबरदस्त पढ़नी पड़ेगी। इररेस्पेक्टिव यू आर ए इंजीनियर और यू आर अ टोटल साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको ये सब। तो मेनिंजाइटिस, ही डाइड बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होती है जिसमें मेनिंजेस इन्फ्लेम, स्वेल हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, क्लियर है? चलिए क्लास, यहाँ पे रोक रहा हूँ आज की क्लास को। कल आपके एंशिएंट इंडिया है, यहाँ की मॉडर्न इंडिया कब शुरू होगी? मंडे को। ओके, कल आपकी एंशिएंट इंडिया है जिसमें मैं प्री गुप्ता पढ़ाऊंगा। प्री गुप्ता में आपका पहला लेक्चर अभी भेज दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, वो भेज दूंगा। प्री गुप्ता कराऊंगा कल। प्री गुप्ता का सेकंड लेक्चर है, पहला लेक्चर ले चुका जिसमें मैं कल नया टॉपिक उठाना है। कौन सा टॉपिक उठाना कल? सातवां हंस। ओके, मैट्रिलिनियल सोसाइटी। ओके, सातवां हंस। और उसके बाद कल आईआर, पहले आईआर की क्लास होगी 4 to 5:30 और 5:30 to 7 o'clock मेरी क्लास होगी, और फिर 7 to 8:30 क्लास, जैसा कहा कि 7:15 से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो लोग ऑप्शनल वाले हैं। तो इन 5 minutes आई एम सेंडिंग यू अगेन लिंक ऑफ पॉलिटी क्लास। ओके, जिसमें हमने हाई कोर्ट शुरू किया है। हाई कोर्ट का आज दूसरा लेक्चर है। ओके, एक बार ये हाई कोर्ट खत्म हो जाता है, देन वी विल स्टार्ट विद द गवर्नर। हाई कोर्ट भी जहां तक है आपका मंडे ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे से हम गवर्नर शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है क्लास? ओके, आई एम सेंडिंग यू द लिंक। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स फॉर